गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ और उन एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे जो पॉइंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय में कहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं। दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और आपको किसी पॉइंट P पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज P, इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस कंडक्टर। तो बायोट-सेवर्ट ने क्या बोला था कि हम स्टार्टिंग में होल कंडक्टर की वजह से नहीं निकालते, हम किससे निकालते हैं, पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर टोटल निकालने के लिए उस स्मॉल को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्टार्टिंग करनी है तो डायग्राम देखो, पहले इन लाइन को जोड़ना पड़ेगा। वैसे इस एंड को भी पॉइंट P से जोड़ो। मैथमेटिकल काम करने के लिए यहाँ से पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो इस वायर का एक परपेंडिकुलर गिरा इस वायर पे और ये डिस्टेंस मान लिया हमने A। तो पॉइंट P का इस वायर से या इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया A। हमने यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लिया DL और ये DL करंट एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस मान लिया R। इसका डिस्टेंस मान लिया R। तो डायग्राम क्लियर। अब मानते हैं कि यहाँ से इस एंड से पॉइंट P पे ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लिया φ2। इस एंड से इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल इसको मान लिया φ1 और DL एलिमेंट जो पॉइंट P के साथ बना रहा है यानी कि ये वाला एंगल इसको मान लिया हमने φ। तो φ1 φ2 तीन एंगल आ गए। अब DL जो R के साथ एंगल बना रहा है इस एंगल को मान लिया हमने थीटा और ये तो हमने परपेंडिकुलर गिरा है। तो P इसका नाम दे देते हैं OQ एंड XY। तो एक फिर से डायग्राम, XY कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के हमने किसी पॉइंट P नियर बाय पॉइंट पे क्या निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने इसके दोनों एंड से उस पॉइंट को मिलाया, एक एंगल बना रहा है φ1, एक एंगल बना रहा है φ2। प्रोसीड करने के लिए हमने इस पॉइंट का इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, उसको A से डिनोट किया। देन हमें पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए स्मॉल करंट एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्मॉल करंट एलिमेंट DL ले लिया और वहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लिया R और ये एंगल मान लिया थीटा। क्लियर। अब ये एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ है तो कंसीडरेबल्स वगैरह आप लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL इस कितनी होगी, किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे वो, तो वो निकालेंगे हम अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ।
तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज कितनी होगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कल हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। dl और r के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हमने थीटा ही लिखा। तो ये हमारे पास आ गई स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को समझो कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या चीज़ चेंज कर रही है यहाँ पे, है ना। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज करती है तो ये एंगल, अगर लेंथ बढ़ जाए यहाँ तक हो जाए तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाए तो ये एंगल भी कम हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ जाए तो ये φ1 एंगल इंक्रीज कर जाएगा, और लेंथ कम हो जाए तो ये φ1 एंगल डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हमें फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट किसकी लगेगी, फाई की, इस एंगल की, जो कि कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो अगर इसकी लेंथ XY है तो हमारे पास लिमिट आ रही है φ1 और φ2 के बीच में। लेकिन लिमिट देखो, ये आ गई आपके पास एक रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन से ऊपर एक पॉजिटिव लोगे तो एक नीचे का लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो -φ1 से φ2 आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे इस इक्वेशन में आपको dl साइन थीटा और r स्क्वायर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, dl साइन थीटा और r स्क्वायर इन तीनों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, ये ट्राइंगल दिख रही है आपको PQO, तो हम करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO। अच्छा, सबसे पहले देखो थीटा और ये वाला एंगल है फाई, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें निकालना है थीटा को फाई की टर्म में, क्योंकि इंटीग्रेशन होनी है फाई की टर्म में। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 माइनस फाई। हमें चाहिए साइन थीटा, तो दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई। और साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, कॉस फाई। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं इसको। क्लियर। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया अभी तक, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने थीटा निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ फाई। अब सेकंड निकालना है हमें dl की वैल्यू और r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसी ट्राइंगल में जाएंगे अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO। अब इसी ट्राइंगल से आप कॉस थीटा, कॉस फाई और टैन फाई निकालेंगे। तो कॉस फाई कितना होगा, कॉस फाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि a बाय r। तो कॉस फाई इज इक्वल टू a बाय r। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, r। तो r कितना आ जाएगा आपके पास, a अपॉन कॉस फाई, a अपॉन कॉस फाई। तो r इज इक्वल टू a सेक फाई। ठीक है, कॉस का ऑपोजिट सेकेंड, तो a सेकेंड फाई। एंड कॉस फाई निकाल लिया, वैसे ही निकालते हैं टैन फाई।
तो tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर, देखो ये लेंथ मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मान ली हमने L। तो ये फाई है, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया बेस, तो L अपॉन ए। तो tan फाई इज इक्वल टू L अपॉन ए। आपको क्या निकालना है? DL निकालना है। तो यहाँ से पहले L निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू ए tan फाई। DL मतलब डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा हमारे पास? DL इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, tan की डिफ्रेंशिएशन होती है, 11th में फार्मूला पढ़ा होगा आपने और मैथ वालों को तो आता भी होगा। तो tan की होती है सेकेंड स्क्वायर फाई, tan की डिफ्रेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, और साथ में क्या आएगा? डी फाई। क्लियर? तो ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ये आ गई इक्वेशन नंबर आपके पास सेकेंड, ये थी, इसको दे दो थर्ड, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अच्छा, ये डिफ्रेंशिएशन कैसे आई? यहाँ पे कर रहा हूँ कि L दिया है आपको ए tan फाई, तो डी एल बाय डी फाई अगर आप करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, यानी कि डी अपॉन डी फाई ऑफ ए tan फाई। ए कांस्टेंट है, डिस्टेंस, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। tan फाई की क्या हो जाएगी? सेकेंड फाई, सेकेंड स्क्वायर फाई, तो ए सेकेंड स्क्वायर फाई किसकी आई है? डी एल बाय डी फाई की। तो इस डी फाई को वहाँ पे भेज दो, तो क्या बन जाएगा? डी एल इज इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ये बायो वालों बच्चों के लिए, मैथ वालों का तो क्लियर होगा, लेकिन बायो वाले इस स्टेप से देख सकते हैं कि इससे डी एल कैसे आया। तो अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, डी एल की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। ये तीनों वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां तक नोट हो गया? इसको नोट कर लो या यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद करते हैं आगे। तो यहां आ जाएगा पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1। तो 2 से क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो यहाँ पे डाल देंगे कॉस फाई। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, वैसे ही रहेगा। डी एल की जगह क्या आ जाएगा? ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। तो डी एल की जगह पे आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर फाई और साथ में लिख रहे हैं डी फाई। थोड़ा गैप छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या है? कॉस फाई। तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा कॉस फाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी निकाली है? ए सीकेंड फाई। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। क्लियर? सिर्फ 2, 3 और 4 इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब एक ए से एक ए कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर फाई से सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, तो आपके पास डी बी बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन ए डी फाई। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास डी बी आ गया है। अब हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो डी बी कितना आया हमारे पास? डी बी आया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साथ में है कॉस फाई डी फाई। ठीक है, यही टर्म है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया उसको, आई और ए को साथ लेके। तो अब निकालना है हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to this whole current carrying conductor. Thus
टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर XY इज कितनी हो जाएगी? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dB की वैल्यू डालो और इंटीग्रेशन कर दें। अब देखो म्यू नॉट I 4 पाई A कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन होगी आपके पास कॉस फाई डी फाई की। क्लियर? अब इंटीग्रेशन हो रही है तो लिमिट लगेगी, और लिमिट क्या लगेगी वो मैंने आपको बताया। लिमिट क्या थी? ये एंगल फाई 2 तक जा रहा है और ये एंगल फाई 1 तक जा रहा है। एक रेफरेंस लाइन आपके पास है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। सेम जैसे हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, एक्स एक्सिस ले ली, ये 0 पॉइंट आ गया तो इस साइड 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4 लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? रेफरेंस लाइन से ऊपर अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ऊपर वाला एंगल है फाई 2, नीचे वाला एंगल है फाई 1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। तो लिमिट जाएगी माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। कॉस फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, साइन फाई, और लिमिट लग जाएगी माइनस फाई 1 टू फाई 2। क्लियर? लिमिट डालते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब डालेंगे तो बनेगा साइन फाई 2, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो बनेगा साइन ऑफ माइनस फाई 1 माइनस। क्लियर? अगेन मैथ वालों के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा उन्होंने, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा पढ़ा है। वैसे ही यहाँ पे लगेगा साइन ऑफ माइनस फाई 1 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई 1। तो आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1 होगा माइनस साइन फाई 1, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस साइन फाई 1। ये क्यों आया? इस स्टेप का रीज़न अगर फार्मूला याद रखना है बायो वाले बच्चों के लिए, तो साइन ऑफ माइनस फाई 1 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई 1, ये होता है। ठीक है? तो ये स्टेप में हमने ये रीज़न लगाया। क्लियर? आगे तो b आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टर। क्लियर? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास आ गया था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या होगा इसके पास? वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन इस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। हमने कल किया था राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल, जो भी आप उसको बोल लो। देखो ये आपके पास है कंडक्टर और करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो थंब रखेंगे आप करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो कर्ल की डायरेक्शन होगी वो क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैंने रखा थंब और कर्ल किया, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो पॉइंट P पे बताओ क्या होगा?
पॉइंट P पे वो फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इनवर्स। और इनवर्स के लिए हम क्या बनाते हैं, क्रॉस। तो यहाँ पे एक क्रॉस, तो दिस, और लिख सकते हो आप कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्स। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करते हैं स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस में फर्स्ट कि मान लो इस कंडक्टर की लेंथ फिक्स नहीं है। अभी तो फिक्स लेंथ का था आपके पास एक्स वाई, अब फिक्स लेंथ नहीं है, ये कैसा है, इनफाइनाइट। तो अगर कंडक्टर की लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट, तो उस केस में इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी आपके पास। देखो अभी इस पॉइंट पे ये एंगल बना रहा है, अगर इसकी लेंथ बढ़ा के मैं यहाँ पे कर दूँ और पॉइंट P, तो अब ये एंगल क्या हो गया, इंक्रीज। मैं और लेंथ को बढ़ा दूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, और इंक्रीज। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी ये एंगल इंक्रीज करता करता जाएगा, और जब ये लेंथ इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी तो ये एंगल भी क्या करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90। सेम यहाँ पे अगर मैं इस वायर की लेंथ इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल जो पहले इतना φ1 था अब वो इतना जाके φ1 होगा, और लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे ही इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तो ये भी क्या करेगा, 90 हो जाएगा। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टर है तो हमारे पास क्या बनता है, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में क्या होता है, 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, तो इक्वेशन 5 में जाओ, ये इक्वेशन 5, तो B कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90। φ1 और φ2 दोनों कितने हैं, 90 हैं। तो 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है इसको, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। किसके लिए, अगर आपके पास कंडक्टर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो आपके पास रिजल्ट आता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। ए क्या है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस कंडक्टर से, वो है ए। ठीक, तो आपके पास अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें अगर लेंथ दे रखी है, अगर लेंथ फिक्स है दे रखी है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे साइन φ1 प्लस φ2 वाला, और अगर इनफाइनाइट लेंथ दे रखी है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्पेशल केस, ये भी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है कि मान लो अब ये पॉइंट P यहां ना होके, अगर ये आपके पास कंडक्टर है, एक इस बार ये आपके पास कंडक्टर है, पहले पॉइंट P आपने यहाँ कहीं लिया था, राइट। अब यहाँ ना लेके मैं पॉइंट P यहाँ पे ले रहा हूँ, ये कैसा पॉइंट है, इसी लाइन की एक्सिस पे है। क्लियर। तो अगर इसी लाइन की एक्सिस पे है तो ये इसके साथ एंगल क्या बनाएगा, 0, इसके साथ एंगल क्या बनाएगा, 180, क्योंकि सेम लाइन पे। तो φ1 0 एंड φ2 180। तो अगर एक्सिस पे अगर आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, φ1 0 और φ2 180। अगर इस पे आता है, अगर यहाँ आता है तो φ1 180 और φ2 0। तो सेकंड स्पेशल केस, इफ पॉइंट P lies on the axis of conductor, अगर कंडक्टर की एक्सिस पे लाई करेगा देन φ1 इज इक्वल टू 0 एंड φ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और वाइस वर्सा, डिपेंड करता है कहाँ पे लाई कर रहा है। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स b इज इक्वल टू, बताओ इक्वेशन 5 साइन 0 एंड साइन 180, साइन 0 0, साइन 180 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी कि जब भी कोई पॉइंट कंडक्टर की एक्सिस पे लाई करता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। न्यूमेरिकल में ये चीज़ बहुत काम आएगी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्पेशल केस कि वो पॉइंट P जो है, इसको नोट कर लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट करते हैं लास्ट स्पेशल केस कि अगर पॉइंट P किसी एक कंडक्टर के नियर बाय लाई कर रहा है, जैसे ये कंडक्टर है, आपने पहले यहाँ पे निकाला है ना, आप बोल रहे हैं कि ये इस कंडक्टर के नियर बाय लाई कर रहा है, कंडक्टर के एक एंड के नियर बाय लाई कर रहा है, सपोज इस एंड पे लाई कर रहा है ना। तो पहले आपके पास जब यहाँ लाई कर रहा था तो ये एंगल कितना बन रहा था इसके साथ फाई। अब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहीं पे ये एंगल बना तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है और बहुत दूर है तो ये कितना हो जाएगा 90। तो इनफाइनाइट अगर कंडक्टर आपके पास है और एक साइड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी एक नियर बाय एंड पे आपको निकालनी, चाहे इस पे चाहे इस पे। अगर इस पे निकालोगे तो phi 2 0, phi 1 90, अगर इस पे नज़दीक निकालोगे तो phi 2 90 और phi 1 0। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी आपके पास, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन phi 1 की वैल्यू कितनी 90 प्लस साइन phi 2 की वैल्यू कितनी है 0। तो साइन 0 0, साइन 90 1, तो b आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। क्लियर। ये कब का केस है, ये तब का केस है इफ पॉइंट P lies near one end of an conductor of infinite length, conductor of infinite length। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल केसेस आपके पास आ गए। इसमें से एक्सिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट आपको याद रखना है।